हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम के थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 23 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने अपने वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उसमें हमने पीएच वैल्यू और ओस्टवाल तनुता नियम को डिस्कस किया है। और भी अनेक टॉपिक्स हैं जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन वीडियोज को देखिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम दुर्बल अम्लों के वियोजन स्थिरांक की गणना कैसे कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं इसको हमने अपने 13 वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हमने अरेनियस का विद्युत अपघटनी वियोजन सिद्धांत या अरेनियस डिसोसिएशन थ्योरी को डिस्कस किया है, उसमें समझाया है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। दुर्बल अम्ल वह होते हैं जो कि 30% से कम आयनित होते हैं। मान लीजिए उनके 100 अणु आपके पास हैं तो केवल 20 या 25 या 30 से कम अणु यहाँ पर उनके आयनित होंगे, तो वह दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रयोगों के आधार पर कुछ दुर्बल अम्ल हमको ज्ञात हैं जो कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, जैसे कि CH3COOS, HF, H2CO3, HNO2। ये सब दुर्बल अम्ल हैं। ये बहुत कम आयनित होते हैं, या कह सकते हैं कि ये 30% से कम आयनित होते हैं। इनका वियोजन स्थिरांक या डिसोसिएशन कांस्टेंट हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और उससे संबंधित न्यूमेरिकल हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सभी दुर्बल विद्युत अपघट्यों को हमने HA के रूप में लिख लिया। इसका हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं और इसको हम जल में विलीन करते हैं। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजनियम आयन और ए आयन में वियोजित हो जाएगा। यहाँ पर हम द्रवणपाती क्रिया का नियम अप्लाई करते हैं। द्रवणपाती क्रिया के नियम को हमने अपने वीडियो लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब हम इस पर द्रवणपाती क्रिया का नियम लगाएंगे, के जो है वियोजन स्थिरांक है, जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक हम इसको कह सकते हैं, या दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक इसको कह सकते हैं। H3O आयन का सक्रिय द्रव्यमान, A आयन का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन HA का सक्रिय द्रव्यमान। क्योंकि यहाँ पर H2O लिक्विड है इसलिए इसके सक्रिय द्रव्यमान को यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। मान लीजिए कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की प्रारंभिक सांद्रता C है और जब इसका वियोजन नहीं हुआ है तो हाइड्रोजनियम आयन और ए आयन हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। मान लीजिए इसका वियोजन अल्फा होता है तो हम कह सकते हैं कि साम्य अवस्था पर HA का वियोजन यदि अल्फा होता है तो हाइड्रोजनियम आयन C सांद्रता के अल्फा टाइम्स मिलेंगे, C अल्फा। क्योंकि हाइड्रोजनियम आयन और ए आयन दोनों ही समान मोलों की संख्या में है तो ए आयन भी हमको C अल्फा मिलेंगे। जबकि इतने ही C अल्फा के मल्टीपल में सांद्रता HA की कम हो जाएगी, C माइनस C अल्फा। इनका मान हम समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। Ka, जिसे कि हम दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक कहते हैं, हाइड्रोजनियम आयन का सक्रिय द्रव्यमान जो कि C अल्फा है, इनटू ए आयन का सक्रिय द्रव्यमान जो कि C अल्फा है, अपॉन HA का सक्रिय द्रव्यमान जो कि C माइनस C अल्फा है। यहां पर हम C को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा C अल्फा इंटू C अल्फा। एक C से C कैंसिल हो जाएगा तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो Ka जो कि दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक है, वह जो दुर्बल अम्ल है उसकी सांद्रता C और अल्फा स्क्वायर जो कि वियोजन स्थिरांक है उसके वर्ग अपॉन 1 माइनस अल्फा के इक्वल होगा। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन स्थिरांक या दुर्बल अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक है Ka, वह C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर आता है। आप जानते हैं कि दुर्बल अम्ल बहुत कम आयनित होते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस
अल्फा की जो वैल्यू होगी वो लगभग 1 के बराबर होगी। तो के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर बराबर के ए अपॉन सी, वर्गमूल कर दीजिए। अल्फा बराबर के ए अपॉन सी, समीकरण नंबर 3। तो हम कह सकते हैं कि दुर्बल अम्ल का जो वियोजन होता है, जिसको कि हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, वह अंडर रूट में के ए अपॉन सी के बराबर होता है। यहाँ पर के ए अम्ल का वियोजन स्थिरांक है और सी दुर्बल अम्ल की सांद्रता को व्यक्त करता है। यदि आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को देखें तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजनियम आयन या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सी अल्फा के बराबर होती है और यहाँ पर आपने अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के ए अपॉन सी के बराबर निकाली है। तो यहाँ पर एच आयन का सक्रिय द्रव्यमान या फिर हाइड्रोजनियम आयन का सक्रिय द्रव्यमान अंडर रूट सी के ए के बराबर हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 4 कह लीजिएगा। तो सामने ग्रीन बोर्ड पर आप जो ब्लॉक में लिखी हुई इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 देख रहे हैं, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इन फॉर्मूले की सहायता से हम एनसीईआरटी बुक में दिए हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि उसने एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के बुक में 7.18 दे रखा है, जिसमें कि वह कहता है कि HF के आयरन स्थिरांक 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 4 है। 0.02 m जैसे मोलरता कहते हैं बिलियन HF की आयरन की मात्रा, जिसे कि अल्फा कहते हैं, की गणना कीजिए और बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजनियम आयन, H3O आयन, F आयन और HF आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए और उसकी pH की गणना कीजिए। यदि ये न्यूमेरिकल कंपटीशन में आता है तो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमने अपने इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 में ज्ञात किया है। लेकिन यदि ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको इसको फॉर्मूला अप्लाई ना करके इसके लेंथी मेथड से इसको सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये न्यूमेरिकल होता है। तो यहाँ पर इसमें आयरन स्थिरांक के ए 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 4 दे रखा है। क्योंकि HF एक दुर्बल अम्ल है, इसका वियोजन जल में डालने पर इस प्रकार से होगा H3O आयन प्लस F आयन, और साथ ही इसने HF की सांद्रता दे रखी है जो कि 0.02 के बराबर है। जब आयनन नहीं होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजनियम आयन और F आयन नहीं बनते हैं। सामने से पहले जब इसका आयनन हो जाता है तो जो इसकी सांद्रता है 0.02 मोल, इसका अल्फा मल्टीपल में आयनन होगा। तो हम कह सकते हैं 0.02 अल्फा हाइड्रोजनियम आयन बनेंगे और 0.02 अल्फा F आयन बनेंगे। यहाँ पर अल्फा आयनन की मात्रा है। क्योंकि इन दोनों के आयतन समान है या मोलों की संख्या समान है, तो जिस मात्रा में हाइड्रोजनियम आयन बनेगा उतनी ही मात्रा में F आयन भी बनेगा और इतना ही HF यहाँ पर कम हो जाएगा। 0.02 माइनस 0.02 अल्फा, ऐसा साम्य अवस्था पर होगा। द्रवणपाती क्रिया का नियम अप्लाई कर दीजिए। K बराबर, जिसको हम Ka कह देते हैं, और इसका मान इसने 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 4 दे रखा है। हाइड्रोजनियम आयन का सक्रिय द्रव्यमान इंटू F आयन का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन HF का सक्रिय द्रव्यमान मान लगा दीजिए। Ka की वैल्यू 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 4, हाइड्रोजनियम आयन का सक्रिय द्रव्यमान 0.02 अल्फा और F आयन का सक्रिय द्रव्यमान भी 0.02 अल्फा, और अपॉन में HF का सक्रिय द्रव्यमान, यहां से 0.02 को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस अल्फा। यहां पर 0.02 से 0.02 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमने 0.02 से 0.02 कैंसिल कर दिया है।
तो आ जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 4 बराबर 0.02 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सरल कर लीजिए, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 4 और ये 0.02 को यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। दशमलव हटा लीजिए, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 4, ये दशमलव हटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा और 10 की घात 2 ऊपर को आ जाएगा, 2 से 1.6 बार कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात माइनस 2 बराबर अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर एक द्विघातीय समीकरण हमको बनानी है, इसको जो है इस प्रकार से लिख दीजिएगा, 0.016 बराबर अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इसको यहाँ पर पक्षांतर कर दीजिए, 1 माइनस अल्फा बराबर अल्फा स्क्वायर 0.016, दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 3 जीरो हम बढ़ा देंगे, सरल कर लेंगे, 1 माइनस अल्फा बराबर 1000 अल्फा स्क्वायर बटे 16। तो जब हम इस इक्वेशन को सरल करेंगे, 1 माइनस अल्फा 62.5 अल्फा स्क्वायर, पक्षांतर कर लीजिए, 62.5 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 बराबर 0। अल्फा का मान निकालने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इक्वेशन से इसकी तुलना कर देंगे। a की वैल्यू 62.5, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। अल्फा का मान निकालने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका मान लगा दीजिए, b का वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4, a की वैल्यू 62.5 मल्टीप्लाई कर देंगे और c की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, a की वैल्यू 62.5। तो अल्फा बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट, जब हम इसकी गुणा करेंगे 4 की 62.5 से, तो जब हम सरल करेंगे तो यहां पर 1 प्लस 4 की 62.5 से गुणा करने पर 250 और 2 की 62.5 से गुणा करने पर 135, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 251 बटे 135, 1 प्लस माइनस 251 का जो वर्गमूल होगा 15.8 बटे 135। अब यहाँ पर अल्फा के साथ दो चिन्ह आ रहे हैं, प्लस माइनस, तो यहाँ पर हम केवल प्लस चिन्ह को ही आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर अल्फा के साथ प्लस माइनस दो चिन्ह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम केवल प्लस का चिन्ह लेंगे। जब हम प्लस का चिन्ह लेते हैं तो 1 प्लस 15.8 बटे 135, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा का मान 0.12 हमको प्राप्त हो जाएगा। अल्फा का मान हमको ज्ञात हो चुका है। अब हम हाइड्रोजनियम आयन या एच आयन की वैल्यू निकालेंगे और एफ आयन की वैल्यू निकालेंगे और एच एफ की शेष मात्रा को ज्ञात करेंगे। और जब हम इन सबको ज्ञात कर लेंगे तो हम फिर पीएच ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने शुरू में देखा था कि हाइड्रोजनियम आयन का सक्रिय द्रव्यमान और एफ आयन का सक्रिय द्रव्यमान आपस में बराबर थे, जो कि सी अल्फा के बराबर थे। सी की वैल्यू 0.02 और अल्फा की वैल्यू 0.12। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें हाइड्रोजनियम आयन का सक्रिय द्रव्यमान और एफ आयन का सक्रिय द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा, जो कि 0.0024 के बराबर होगा। इसी प्रकार से एच एफ का सक्रिय द्रव्यमान बराबर सी 1 माइनस अल्फा। सी का मान जो है 0.02, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.12। जब हम इसको सरल कर लेंगे तो इस प्रकार हम एच एफ का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, जो कि सी ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा के बराबर होगा। सी सांद्रता है,
जो कि 0.02 के बराबर है, 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.12 के बराबर है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो HF का मान 0.0176 मोल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आयरन की मात्रा अल्फा, हाइड्रोजन आयन का सक्रिय द्रव्यमान, F आयन का सक्रिय द्रव्यमान और HF का सक्रिय द्रव्यमान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम pH ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे आपने हाइड्रोजन आयन का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात किया था जो कि 0.0024 के बराबर था, इसको हम 2.4 गुणा 10 की घात -3 के इक्वल लिख सकते हैं। और pH वैल्यू हाइड्रोजन आयन के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर कर दी है। तो pH बराबर माइनस लॉग H आयन का सक्रिय द्रव्यमान मान लगा दीजिए, लॉग 2.4 गुणा 10 की घात -3, लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, माइनस लॉग 2.4 प्लस लॉग 10 की घात -3 बराबर माइनस लॉग 2.4 -3 लॉग 10। यहाँ पर 24 का 0 पे लॉग देख लेंगे, दशमलव से पहले एक अंक है तो एक अंक का जो पूर्णांक होता है वह 0 होता है, और 24 का 0 पर लॉग देख लेंगे जो कि 3979 होता है, माइनस 0.3979 माइनस 3, इसको सरल कर लीजिए जो कि माइनस 2.6021 के बराबर होगा। तो माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 2.6 ब्रैकेट खोल दीजिए प्लस 2.6। तो हम कह सकते हैं कि जो दुर्बल अम्ल HF है उसका pH 2.6 के बराबर हमको प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि वह कहता है 0.1 m एकल क्षारीय अम्ल का pH 4.50 है। एकल क्षारीय अम्ल वह अम्ल होते हैं जो कि एक H आयन देते हैं, अंग्रेजी में इनको मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। यहाँ पर इसने इसको HA के रूप में मान रखा है। आगे कहता है साम्य अवस्था पर H आयन, A आयन तथा HA की सांद्रता की गणना कीजिए, साथ ही एकल क्षारीय अम्ल के Ka जैसे कि ब्यूजन स्थिरांक कहते हैं तथा pKa के मान की भी गणना कीजिए। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हमने एंटी लॉग ऑफ 0.50 का लिख रखा है जो कि 3160 के बराबर है। तो पहले यहाँ पर जो इसने pH दे रखा है उस pH से हम HN की सांद्रता ज्ञात करते हैं। आप जानते हैं pH बराबर माइनस लॉग HN की सांद्रता, pH की वैल्यू 4.5 दे रखी है, माइनस लॉग HN की सांद्रता माइनस पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 4.5 बराबर लॉग HN की सांद्रता, दोनों ओर एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग ऑफ लॉग HN की सांद्रता बराबर एंटी लॉग ऑफ माइनस 4.5। एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, तो HN का सक्रिय द्रव्यमान बराबर एंटी लॉग माइनस 4.5। यहाँ पर माइनस के 4.5 का एंटी लॉग लेंगे, इसके लिए आप इसमें एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे, बराबर एंटी लॉग माइनस 4 माइनस 0.5, माइनस के 4.5 को हमने इस प्रकार से लिख लिया, एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, एंटी लॉग माइनस 4 और माइनस 1, माइनस के 5 और माइनस के 0.5 और प्लस का 1, यहाँ पर प्लस के 0.5 आ जाएंगे, माइनस 5 का एंटी लॉग 10 की घात माइनस के 5 और 0.5 का जो एंटी लॉग है वो है 3160 और एक दशमलव आप इसमें आगे की ओर लगा दीजिए। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर HN की सांद्रता 3.16 गुणा 10 की घात माइनस के 5 मोल के बराबर हमको प्राप्त हो गई है। आइए मोनो बेसिक एसिड का आयनन कर देते हैं। HA एक मोनो बेसिक
एसिड है जो इस प्रकार से आयनित होता है H आयन और A आयन में। जो प्रारंभिक सांद्रता है अम्ल की 0.1 m के बराबर है। जब आयनन नहीं हुआ है तो हमको H आयन और A आयन नहीं मिला है। जब आयनन हो गया है तो हम कह सकते हैं कि x मोल H आयन के मिले, क्योंकि H आयन और A आयन इन दोनों के आयतन आपस में बराबर हैं, तो A आयन के भी x मोल मिलेंगे और इतना ही सांद्रता HA की माइनस कर देंगे। ऐसा जो है साम्य अवस्था पर हमको ऐसा हमको प्राप्त होगा। अब चूंकि यहाँ पर H आयन का जो सक्रिय द्रव्यमान है वो x के बराबर है और x का मान आपने ज्ञात कर लिया है 3.16 गुणा 10 की घात माइनस के 5, और x ही A आयन का सक्रिय द्रव्यमान है जो कि 3.16 गुणा 10 की घात माइनस के 5 के बराबर होगा। HA का सक्रिय द्रव्यमान 0.1 माइनस x का मान लगा दीजिए 3.16 गुणा 10 की घात माइनस के 5। चूंकि ये बहुत छोटी राशि है इसलिए हम कह सकते हैं कि HA का सक्रिय द्रव्यमान 0.1 या फिर 10 की घात माइनस 1 के बराबर है। बीलियन स्थिरांक इस इक्वेशन से हम एस्टेब्लिश कर लेंगे। H आयन का सक्रिय द्रव्यमान इंटू A आयन का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन HA का सक्रिय द्रव्यमान। सभी सक्रिय द्रव्यमान हमको ज्ञात है। H आयन का सक्रिय द्रव्यमान 3.16 गुणा 10 की घात माइनस के 5 लगा दीजिए यहाँ पर मान 3.16 गुणा 10 की घात माइनस के 5 गुणा A आयन का सक्रिय द्रव्यमान भी यही है 3.16 गुणा 10 की घात माइनस के 5 अपॉन HA का सक्रिय द्रव्यमान 10 की घात माइनस 1। इसको सरल कर लेंगे तो हमको बीलियन स्थिरांक के का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो के का मान 9.98 गुणा 10 की घात माइनस 9 के बराबर होगा। 9.98 को हम 10 के इक्वल कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू 10 की घात माइनस 8 के बराबर होगी। अभी ये हमसे pKa ज्ञात करवाने को कहता है। pKa बराबर माइनस लॉग Ka मान लगा दीजिए माइनस लॉग 10 की घात माइनस के 8। तो इस प्रकार से माइनस 8 आगे को आगे प्लस का 8 हो जाएगा और pKa की वैल्यू 8 हमको ज्ञात हो जाएगी। ये उदाहरण एक अच्छा उदाहरण है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा और यदि कोई कठिनाई आती है तो आप उसको पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल 7.20 की बात करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि 0.08 मोलर हाइपोक्लोरस अम्ल जो कि एक दुर्बल अम्ल होता है के विलयन के पीएच की गणना कीजिए। अम्ल का आयनन स्थिरांक 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 5 है। HOCl की वियोजन प्रतिशतता भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर HOCl एक दुर्बल अम्ल है जिसके लिए पीएच की गणना करवा रहा है और वियोजन स्थिरांक का मान 2.5 गुणा 10 की घात माइनस के 5 दे रखा है, जो कि एक बहुत ही कम क्वांटिटी है। यहाँ पर हाइपोक्लोरस अम्ल की सांद्रता 0.08 मोलरता के बराबर दे रखी है। तो हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl इस प्रकार से आयनित होता है H आयन प्लस OCl आयन। प्रारंभ में HOCl की सांद्रता 0.8 मोलर के बराबर है। जब आयनन नहीं हुआ साम्य अवस्था से पहले तो H आयन और OCl आयन हमको प्राप्त नहीं हुए। जब आयनन हो गया तो यहाँ पर H आयन का आयनन या सांद्रता x मोल के बराबर प्राप्त होती है। क्योंकि H आयन और OCl आयन दोनों के मोलों की संख्या समान है, तो इतने ही सांद्रता में OCl आयन भी हमको प्राप्त होंगे x मोल, और इतना ही सांद्रता में HOCl में कमी आ जाएगी 0.08 माइनस x। यहाँ पर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम अप्लाई कर देते हैं। Ka बराबर
एच आयन का सक्रिय द्रव्यमान इंटू OCl आयन का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन HOCl का सक्रिय द्रव्यमान। के ए की वैल्यू इसने 2.5 गुणा 10 की घात -5 दे रखी है, बराबर एच आयन का सक्रिय द्रव्यमान x इंटू OCl आयन का सक्रिय द्रव्यमान x अपॉन 0.08 माइनस x। चूंकि यहाँ पर आयनन स्थिरांक बहुत ही कम है, 2.5 गुणा 10 की घात -5, तो हम कह सकते हैं कि 0.08 माइनस x का मान लगभग 0.08 के बराबर होगा। तो 2.5 गुणा 10 की घात -5 बराबर x² अपॉन 0.08। यहां पर हम गुणा करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, तो x की वैल्यू 1.41 गुणा 10 की घात -3 के बराबर आती है। और यदि आपको प्रारंभिक इक्वेशन ज्ञात हो तो आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो x का मान है वो H आयन का सक्रिय द्रव्यमान है। तो हम कह सकते हैं कि H आयन का सक्रिय द्रव्यमान 1.41 गुणा 10 की घात -3 होगा। अब आप यहां से pH मान की गणना सरलता से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, pH बराबर माइनस लॉग H आयन की सांद्रता। H आयन की सांद्रता तो आपने अभी ज्ञात की है 1.41 गुणा 10 की घात -3। जब आप इस प्रकार से इसका लॉग ले लेंगे तो pH की वैल्यू 2.85 ज्ञात हो जाएगी। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आप इस कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे केवल एक ही तथ्य समझने का है कि यहाँ पर लॉग 1.41 हमने ज्ञात किया है। क्योंकि दशमलव से पहले एक अंक है तो इसका पूर्णांक 0 हो गया, और 14 का 1 पे हमने लॉग देखा जो कि 1492 के बराबर आता है। बाकी आप कैलकुलेशन करके pH की गणना कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सामने फॉर्मूला लिखा हुआ देख रहे हैं, प्रतिशत वियोजन मात्रा बराबर HOCl की वियोजित मात्रा जो कि x के बराबर है, और HOCl की प्रारंभिक सांद्रता जो कि 0.08 के बराबर है, गुणा 100%। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो वियोजन की मात्रा 1.76% के बराबर प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही कम है और जो कि हम पहले से ही कहते चले आ रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पर HOCl एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है या दुर्बल अम्ल है जिसका वियोजन बहुत कम होता है, और यहाँ पर वही हम ज्ञात कर रहे हैं कि HOCl का वियोजन केवल 1.76% के बराबर होगा। यदि HOCl के हम 100 अणु लेकर चलेंगे तो उन 100 अणुओं में से केवल 1.76 अणु ही आयनित होंगे। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे तो वहां पर दुर्बल क्षारों के वियोजन स्थिरांक की गणना करेंगे। आप इस वीडियो लेक्चर को अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। यदि कोई कठिनाई आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।